नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी करी गई होम केयर की नई गाइडलाइंस के बारे में। भारत में प्रतिदिन 3.5 लाख से भी ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं और ऑलमोस्ट 3.8 लाख केसेस आए थे कल। ऐसे में जो घर पर आइसोलेट कर रहे हैं उनके लिए कुछ नई गाइडलाइंस हैं। पिछले साल गाइडलाइन जारी करी थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल बाद अब गाइडलाइन जारी करी गई हैं, अपडेट किया गया है उन्हें। तो ये नई गाइडलाइंस जो हैं इनको हम ब्रीफली जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त हम सबके परिवार में किसी ना किसी को कोरोना वायरस हो रहा है और मैं चाहूंगा कि ये जानकारी आप अच्छे से समझें और इसको इंप्लीमेंट करें और दूसरों को भी बताएं। तो पिछले साल जुलाई में हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी करी थी होम आइसोलेशन के लिए और अब उस गाइडलाइन को अपडेट किया गया। तो पिछली गाइडलाइन 2 जुलाई 2020 को आई थी और कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर से रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर होम आइसोलेशन ऑफ माइल्ड एसिम्टोमेटिक कोविड-19 केसेस जारी करी है। दो प्रकार के केसेस के लिए ये गाइडलाइन वैलिड है। एसिम्टोमेटिक यानी कि जिनको कोई लक्षण नहीं होता है लेकिन उनका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुका है, तो लैबोरेटरी कंफर्म्ड केस है लेकिन कोई भी लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, ऐसे लोग एसिम्टोमेटिक कहलाते हैं, लेकिन उनके कारण दूसरों को वायरस स्प्रेड हो सकता है। इन लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से ज्यादा चल रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से आप उसे नाप सकते हैं। माइल्ड केस या हल्के लक्षण वाले केसेस किनको कहा जाता है? जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिम्टम हो, यानी कि फेफड़ों तक इंफेक्शन नहीं पहुंचा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है यानी कि आपका नोज, आपका थ्रोट, इस एरिया तक इंफेक्शन सीमित है और सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन यहां पर भी 94 के ऊपर मेंटेन हो रहा है। इन दोनों ही कैटेगरी में होम आइसोलेशन की सलाह दी जा सकती है, लेकिन ये तय कौन करेगा कि इन्फेक्शन माइल्ड है, मॉडरेट है? ये मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर तय करेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति को होम आइसोलेशन के लिए कहा जा रहा है, क्या उसके घर में उसके पास अलग कमरा है जहां पर वो अपने आप को परिवार के दूसरे सदस्यों से दूर रख सके? ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर उसे या तो हॉस्पिटल या किसी स्पेशल क्वारंटाइन फैसिलिटी में रहना चाहिए। घर पर एक केयर गिवर होना जरूरी है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आपको खाना पकड़ाए, दवाइयां दे दे, टाइम टू टाइम आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। तो 24/7 कोई ना कोई आपके साथ होना जरूरी है घर पर। और केयर गिवर और हॉस्पिटल के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए, यानी कि या तो फोन या किसी और प्रकार का कम्युनिकेशन होना आवश्यक है ताकि कोई मेडिकल इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा हैं तो वो टाइम पर दिए जा सकें। 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जिन्हें कोई दूसरी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज, दिल की बीमारी, उन्हें होम आइसोलेशन के लिए केवल तभी कहा जा सकता है जब डॉक्टर उन्हें अच्छे से एग्जामिन कर ले। प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी है। तो अगर आप 60+ हैं और आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना होम आइसोलेशन ना करें। घर पर क्वारंटाइन या आइसोलेटेड व्यक्ति का जो केयर गिवर है, जो उसकी देखभाल करेगा, या जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट है, परिवार में अन्य सदस्य हैं, उन्हें प्रोफाइलैक्टिकली हाइड्रोक्लोरोक्विन लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि अभी भी हेल्थ मिनिस्ट्री HCQ के लिए क्यों कह रहा है, जबकि ज्यादातर रिसर्च ये प्रूव कर चुका है कि HCQ कोई काम की नहीं है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में लिखा है तो बताना मेरा भी फर्ज है। हालांकि मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कई मेडिकल जर्नल्स या रिसर्च पेपर्स हैं वो HCQ के ऊपर बहुत सवाल उठा चुके हैं, इसका कोई फायदा नहीं बताया जा रहा है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद इन गाइडलाइंस में आइसोलेशन के लिए कुछ नियम कानून बताए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि घर पर आइसोलेट कर रहे हैं तो इन्हें फॉलो करें। ये मोस्टली कॉमन सेंस है, करना भी चाहिए। सबसे पहला, आइसोलेशन का मतलब है कि एक कमरे में आपको रहना है, दूसरे सदस्यों से मिले जुले ना, खास करके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके आसपास ना जाएं, कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उनके पास ना जाएं, ऐसे लोगों से दूर रहें। जिस भी कमरे में आप हैं उसकी खिड़कियां वगैरह खुली रखें। वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। पेशेंट को हर समय मास्क पहने रखना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खिड़कियां रूम की अगर ओपन है तो ताजी हवा तो अंदर आएगी लेकिन एरोसॉल आपके मुंह से निकलकर भी बाहर जा सकता है, दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। इन केस अगर आप आइसोलेट कर रहे हैं घर पर, इफ यू आर कोविड पॉजिटिव, प्लीज वेयर अ मास्क एट ऑल द टाइम। मास्क को हर 8 घंटे में बदल दीजिए। अगर मास्क गीला हो गया है, दिख रहा है कि खराब हो गया है, तो उसको तुरंत बदल दिया जाए। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को परिवार के दूसरे सदस्य खाना या अन्य कोई वस्तु देने रूम में आते हैं तो उन्हें N95 मास्क पहनना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों पेशेंट और केयर गिवर दोनों ने N95 मास्क पहना हो। अगर N95 नहीं है आपके पास तो कम से कम ट्रिपल लेयर वाला मास्क पहने, लेकिन दोनों का मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जो पेशेंट है उनके मास्क को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट में डिसइंफेक्ट करके फिर फेंकना चाहिए। खान पान का पूरा ध्यान रखें, बहुत सारा पानी पिएं, फ्लूइड्स पिएं। रेस्पिरेटरी एटिकेट मेंटेन होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि मास्क खोलकर छींको नहीं, छींक आ रही है तो मास्क के अंदर ही छींक लो, उसके बाद चाहो तो मास्क फेंक दो,
लेकिन मास्क खोलकर खांसी छींकना ये सब नहीं करना है। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं। अपने हाथों को साबुन से धोएं 40 सेकंड के लिए। पिछले साल 20 सेकंड की बात कही जा रही थी, अब 40 सेकंड्स हो गया है। साबुन नहीं तो कम से कम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने पर्सनल आइटम्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना है जो कोविड पॉजिटिव है उन लोगों के लिए। कमरे में जितने भी सर्फेसेज हैं, डोर नॉब्स एक्सेट्रा, जहां पर लोगों के हाथ अक्सर लग जाते हैं, उनको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन करना है। पल्स ऑक्सीमीटर से खुद को मॉनिटर करना है। ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90 टू 93 के आसपास है और कम हो रहा है, देन यू शुड कॉल अ डॉक्टर। पेशेंट को अपनी खुद की हेल्थ को लगातार मेंटेन करना है। टेम्परेचर को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस प्रकार का एक चार्ट मेंटेन रखा जाए जिसमें सिम्टम, टेम्परेचर, हार्ट रेट, SpO2 कैसा महसूस हो रहा है, ब्रीदिंग कैसी है, ये सब बातें इसमें डेली लिखी जाएं। रोगी की देखभाल करने वाले लोग यानी केयर गिवर्स के लिए भी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला, ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहनना चाहिए। कोशिश ये रहे कि N95 मास्क हो। N95 थोड़ा कॉस्टली मास्क होता है, अगर उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क आता है वो पहने। रुमाल वगैरह से काम नहीं होता है। यू शुड वेयर अ ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, जो ग्रीन या ब्लू कलर के मास्क अक्सर आप देखते हैं। पेशेंट के डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में कभी ना आए, यानी कि अगर उसने कभी छींका है, उसके नाक से अगर पानी आ रहा है तो उसके संपर्क में नहीं आना है किसी भी केयर गिवर को। पेशेंट को टच करते समय ग्लव्स पहनना जरूरी है और ग्लव्स पहनने के पहले और उतारने के बाद दोनों वक्त हाथ धोना जरूरी है। पेशेंट ने जिन बर्तनों में खाना खाया है, उसके कपड़े हैं, उनके डायरेक्ट संपर्क में ना आए, वो कंटामिनेटेड आइटम है। पेशेंट के बर्तन और कपड़े वैसे भी अलग धुलने चाहिए। दे शुड नॉट बी वॉश टुगेदर विद अदर पीपल्स यूटेंसिल्स और क्लोथ्स। तो घर के दूसरे सदस्यों के साथ एक ही वॉशिंग मशीन में कपड़े ना डालें, एक ही बाल्टी में ना धोएं, अलग धोएं, और बर्तन भी अलग से धोने चाहिए। फिर बात करते हैं मेडिकेशन की गाइडलाइंस की। तो अभी देश भर में रेमडेसिविर दवाई को लेकर काफ़ी हंगामा चल रहा है। कई जगह ब्लैक मार्केट में दवाई बेची जा रही है। तो रेमडेसिविर के जो इंजेक्शंस हैं वो खुद से ना लगाएं, अपने आप से नहीं कि रेमडेसिविर ले आए और उसको इंजेक्ट कर दिया, नहीं। रेमडेसिविर केवल हॉस्पिटल सेटिंग में लगाई जानी चाहिए। ये एक ऐसी दवाई है जो केवल डॉक्टर्स हॉस्पिटल सेटिंग में लगाएंगे। जहां तक स्टेरॉइड्स का सवाल है तो आपको अपने स्तर पर स्टेरॉइड्स का सेवन नहीं करना है। खुद से सेल्फ मेडिकेट ना करें। अगर आपके सिम्टम 7 दिन से ज़्यादा चल रहे हैं तो डॉक्टर अपने आप आपको प्रिस्क्राइब करेंगे लो डोज ओरल स्टेरॉइड्स। अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है यानी दूसरी बीमारी भी है तो आप अपने डॉक्टर्स के साथ संपर्क करके, कंसल्ट करके अपनी पुरानी दवाइयों को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। गले में आराम के लिए वार्म वाटर गार्गल्स, गर्म पानी से गरारे और स्टीम इनहेलेशन 2 बार करना चाहिए। अगर बुखार कंट्रोल नहीं होता है तो 650 mg पैरासीटामोल मैक्सिमम 4 टाइम दिन में लेनी है। इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। पैरासीटामोल का मैक्सिमम डोजेज ही होता है। और अगर इससे भी बुखार कंट्रोल में नहीं आता तो फिर अपने डॉक्टर से बात करिए। वो आपको किसी और प्रकार के NSAID जो ड्रग्स होते हैं वो देंगे जिनसे आपका बुखार कंट्रोल में आ जाएगा। आइवरमेक्टिन दवाई ली जा सकती है 3 से 5 दिन के लिए। इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हालांकि गाइडलाइंस कह रही है कि इसको आप ले सकते हैं, लेकिन स्टिल इट इज बेटर कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इस दवाई का सेवन करें। पहली बार लक्षण आने के 5 दिन बाद भी अगर लक्षण आ रहे हैं, सिम्टम्स आर परसिस्टिंग आफ्टर इवन 5 डेज, तो फिर ब्यूटेसिनाइड का इनहेलेशन किया जा सकता है। नेबुलाइजर के माध्यम से ये दवाई ली जाती है लिक्विड फॉर्म में। सांस के साथ ये दवाई सीधी फेफड़ों पर असर करती है। तो इसका भी सेवन किया जा सकता है अगर 5 दिन तक सिम्टम रहते हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने लगता है, 90 टू 93 से नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो फिर डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। अगर आप किसी टीम के संपर्क में, मान लीजिए कि आप सर्वेलेंस टीम जो होम आइसोलेटेड केसेस को देखती है, उनको ध्यान रखती है, उनसे आप संपर्क करें और तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करने की कोशिश करें। अब ज़्यादातर होम आइसोलेशन के केसेस में दिक्कत आती नहीं है, आसानी से लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है तो किस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना है, मेडिकल अटेंशन के लिए हॉस्पिटल में जाना है, तो ये सिम्टम्स का ध्यान रखिए। अगर सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम जा रहा है, लगातार चेस्ट में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है और आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। मेंटल कंफ्यूजन है और कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, उठ ही नहीं रहा है, नींद से जाग नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में उसको मेडिकल अटेंशन की तुरंत आवश्यकता है। यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को भी इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि आप जितने भी होम आइसोलेशन वाले केसेस हैं उनको मॉनिटर कीजिए, ताकि ऐसी स्थिति ना हो जैसा बेंगलुरु शहर में हो रहा है कि 3000 होम आइसोलेटेड पॉजिटिव केसेस के बारे में कोई जानकारी नहीं, उनके फ़ोन नंबर स्विच ऑफ हैं और सरकार को, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं कि ये केसेस कहाँ पर हैं। इस प्रकार की स्थिति ना आए तो लगातार मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है।
उनसे डे टू डे अपडेट्स लिए जाएं, हो सके तो पर्सनल विजिट भी करी जाए और डेडिकेटेड कॉल सेंटर इसके लिए बनाया जाए इस होम आइसोलेशन वाले पूरे काम के लिए। होम आइसोलेशन खत्म कब माना जाएगा? जिस दिन लक्षण आए थे उसके 10वें दिन अगर आपको लक्षण नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आपका होम आइसोलेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। या फिर अगर आपको 3 दिन से लगातार बुखार नहीं आ रहा है, देयर इज नो फीवर फॉर 3 डेज, होम आइसोलेशन के केसेस में फिर से टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। सरकार अभी ये कह रही है कि टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप नेगेटिव है, पॉजिटिव है, 10 दिन बाद आप अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं और टेस्टिंग की अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको 7 दिन के बाद भी लक्षण नज़र आते हैं तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा करें और उसके बाद अपना डिसीजन लें कि होम आइसोलेशन कब खत्म करना है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। मैं अपने सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इन गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ें, समझें और अपने घर वालों का पूरा ख्याल रखें इस महामारी के दौर में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे सेफ। अगर आप जान अपनी बचा के इस हेल्दी तरीके से रह पाएंगे तो आप भविष्य में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ साथ नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रुक जाएंगी। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं और यहाँ पर आपके पास एक मौका है स्कॉलरशिप जीतने का। याद रखिए, कॉम्बैट इज़ अ फ्री इनिशिएटिव। इसमें आपको केवल एक अनलॉक कोड यूज़ करना होगा, तो जब आप रजिस्टर करें डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड और फिर आप संडे को 11 बजे इसमें हिस्सा लेकर टॉप 500 रैंक में अगर आ जाते हैं तो आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाएगी अनअकैडमी के द्वारा। अगर आप भारत के बेस्ट टीचर्स से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। इन सब्सक्रिप्शन में क्या फ़र्क है? प्लस में आपको क्लासेस मिलेंगी, आइकॉनिक में आपको क्लास प्लस एक पर्सनल मेंटोर मिलेंगे जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे, जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। द कोड इज़ महिपाल। सो आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी होगी, ये प्राइस आपको पे करनी होगी 1 साल, 2 साल या 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट ये है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं किस टीचर से कहाँ पर क्या पढ़ूँ। आपको बस एक बैच ज्वाइन करना है। तो 28 अप्रैल से बैच शुरू हो चुका है 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए। इस बैच में मैं भी आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए फिक्स शेड्यूल बना दिया गया है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस रात को 8 बजे मेरे द्वारा ली जाएंगी, तो आपको सारा सिलेबस यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। हाँ, आप चाहते हैं किसी और टीचर के प्लस कोर्सेज देखना तो वो भी आप देख सकते हैं, वो फैसिलिटी तो आपके पास अवेलेबल है ही। लेकिन आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ। जस्ट ज्वाइन द बैच एंड यू आर सॉर्टेड। आपको बैच में पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल तीनों प्रकार के बैचेस यहाँ पर हर महीने शुरू होते रहते हैं, तो इनको आप ज्वाइन करके अपना सिलेबस पूरा प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। अगर ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का जो कॉम्बो प्लान है उसको आप अवेल कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी प्राइस का आपको बेनिफिट मिलेगा। ये प्राइसेस आपको पे नहीं करनी है। रिमेंबर, यूज द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट ऑन दीज प्राइसेस। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। फ्री टेस्ट सीरीज हैं, उनका फायदा उठाइए। केवल अनलॉक कोड यूज करके आप इन टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।